नमस्कार दोस्तों, पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोग का जो एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड का कंबाइंड एग्ज़ाम होता है, उसमें पिछली बार से लगभग 2-3 वर्षों से आपका पेपर फर्स्ट कॉमन रहता है, जो पोस्टमैन या मेल गार्ड प्लस एमटीएस दोनों का कंबाइन एग्ज़ाम होता है। तो उसमें हम लोग एमटीएस का सिलेबस यदि देखें तो पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 आज हम लोग करेंगे। इसके पहले पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 पढ़ चुके हैं, जो दोनों के लिए है। फिर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पढ़ चुके हैं, जो पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये भी पोस्टमैन एमटीएस दोनों के लिए है। इसके बाद कुछ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 से और 7 से कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो केवल पोस्टमैन में हम पढ़ेंगे। एमटीएस का ये डिपार्टमेंटल में लास्ट है, मगर जो पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं हमारे भाई बहन दोस्तगण जो भी हैं, तो उनके लिए अभी एक और क्लास रहेगा। पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5 जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद उनको थोड़ा सा और पढ़ना है पेपर सेकंड के लिए, क्योंकि उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 50 मार्क्स का होगा। तो अभी यहाँ पे जो हम लोग कवर करेंगे ये पेपर फर्स्ट के लिए है, जो कि पोस्टमैन और एमटीएस दोनों के लिए है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 5। इसमें हम कुछ परिभाषा है क्लास नंबर 56-57 तक, वहाँ तक हम इसको कवर करेंगे। ये पोस्ट ऑफिस एंड रेलवे मेल सर्विसेज जनरल रेगुलेशंस 5th एडिशन का है। मतलब इसमें हम लोग पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड प्लस आरएमएस से रिलेटेड कुछ परिभाषाएं या कुछ डेफिनेशंस को जानेंगे, जहां से सीधे A to Z वही चीज़ कॉपी करके विभाग द्वारा पूछा जाता है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आते हैं मित्रों पोस्ट मास्टर जनरल। पोस्ट मास्टर जनरल, यदि हम बात करें पोस्ट मास्टर जनरल की, तो सभी लोग कभी न कभी पोस्ट मास्टर जनरल के बारे में सुने होंगे, कुछ न कुछ जानते होंगे। आइए आज उसको हम क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको ये चीज़ें क्या है, दोनों लैंग्वेज में पढ़ना बहुत अनिवार्य है। आपको इंग्लिश में भी पढ़ना पड़ेगा, हिंदी में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हिंदी मीडियम में है, वो शब्द आपको हिंदी में समझ में नहीं आएगा, तो आपको इंग्लिश मीडियम का सहारा लेना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम के कुछ ऐसे वर्ड हैं जो हिंदी मीडियम में आपको सहारा लेना पड़ेगा, इसलिए दोनों लैंग्वेज को साथ में करके हम लोग करेंगे। तो पोस्ट मास्टर जनरल क्लास नंबर फर्स्ट में आते हैं या रूल नंबर फर्स्ट में आते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल क्या होता है? द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल मीन्स अ प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। जो देखिए ये कुछ इसके पद बताए गए हैं, जैसे प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो गया, यहाँ पे दिया गया है चीफ पोस्ट मास्टर जनरल हो गया, रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल हो गया, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विसेज हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो इस पद का इस्तेमाल करता है। एंड देखिए, एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसेस एक्सरसाइजिंग द पावर ऑफ द प्रिंसिपल चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल या रीजनल पोस्ट मास्टर जनरल, यानी जो इनके पद का इस्तेमाल कर सकता है। अब यहां से देखिए बात को थोड़ा सा समझिएगा। पोस्ट मास्टर जनरल हिंदी में समझिएगा। पोस्ट मास्टर जनरल शब्द का आशय प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल या निदेशक डाक सेवा और अन्य कोई अधिकारी से है। अन्य कोई ऐसे अधिकारी से है जो प्रधान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का उपयोग करता है। बात समझ में आ गया भाई? पोस्ट मास्टर जनरल उसको बोलेंगे, उसको कहा जाएगा जो चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल है ना, या हेड पोस्ट मास्टर जनरल या क्षेत्रीय पोस्ट मास्टर जनरल के अधिकारों का उपयोग करता हो, उसको हम पोस्ट मास्टर जनरल बोलेंगे।
तो यहाँ से जो परिभाषा पूछी जाती है वो डायरेक्ट यहाँ से आपका प्रश्न पूछा जाएगा। हिंदी में लिखा रहेगा, इंग्लिश में, दोनों मैटर में रहेगा। यहाँ पे लिखा रहेगा द एक्सप्रेशन पोस्ट मास्टर जनरल, अब यहाँ पे दे देगा मीन्स ऑफ प्रिंसिपल पोस्ट मास्टर जनरल, चीफ पोस्ट मास्टर, रीजनल पोस्ट मास्टर, इनको क्या बोला जाता है। तो ये जो इनके अधिकारों का उपयोग करता है उसको ही हम पोस्ट मास्टर जनरल के नाम से जानते हैं। अब आइए रूल नंबर 2 की बात करते हैं। रूल नंबर 2 में दिया गया है रेलवे मेल सर्विस। रेलवे मेल सर्विस यानी आरएमएस सर्विस इसको बोलते हैं। सबको पता है आरएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रेलवे मेल सर्विस। तो जो हमारी रेल डाक व्यवस्था है, द एक्सप्रेशन रेलवे मेल सर्विस, इसका अर्थ यह है कि जो डाक कार्यालयों, मेल ऑफिसेस और अनुभागों में, सेक्शंस में डाक की छटाई का प्रबंधन करता है। आरएमएस क्या करता है, जो डाक की छटाई का प्रबंधन करेगा और डाक उसको कहाँ कहाँ से प्राप्त होगा, रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, नदी और स्टीमरों द्वारा जो डाक भेजी जाती है उसकी डाक अभिरक्षा करना और निपटान के लिए उत्तरदायी होना। भाई सीधी बात है कि आरएमएस का क्या काम है, आरएमएस को रेल के माध्यम से, सड़क के माध्यम से, नदियों के माध्यम से उसको डाक प्राप्त होगी, वो भेजी गई डाक की अभिरक्षा करेगा, उसकी कस्टडी निगरानी करेगा और वहाँ से उसके निपटान के लिए उत्तरदायी होगा। कहाँ से जाएगा, किस हेड ऑफिस में भेजना है, कहाँ बीओ में फिर जाएगा, फिर एसओ में जाएगा, कहाँ जाएगा, उसी का वो पूरा जिम्मेदारी लेता है। तो उसको बोलते हैं आरएमएस। यहाँ पर जो हमारा विभाग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो सीधे सीधे ये दिया रहेगा कि रेल डाक व्यवस्था, किस रेल डाक व्यवस्था का अर्थ है जो व्यवस्था जो कार्यालयों, अनुभागों की डाक छटाई का प्रबंधन करने में काम करता है या जो इन चीज़ों से जुड़ा होता है। तो सीधे सीधे बोलेगा कि इसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम आरएमएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरएमएस बोलते हैं, या कभी कभी आरएमएस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। आइए क्लास नंबर 3 या रूल नंबर 3 की बात करेंगे। तो इसको डिलीट कर दिया गया है, हो सकता है पहले रहा हो, बाद में उसका ज़रूरत नहीं रहा तो वो विभाग द्वारा डिलीट कर दिया गया है। क्लास नंबर 4 में आइए। क्लास नंबर 4 या रूल नंबर 4 में दिया है सुप्रिटेंड। किसकी बात किया गया है, सुप्रिटेंड की। तो सुप्रिटेंड क्या होता है, अधीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। पिछली बार कई क्लास में हम इसीलिए आपको बोला करते हैं कि कभी कभी सुप्रिटेंड भी बोल देते हैं, कभी कभी एसपी बोल देते हैं, ये हेड ऑफ डिवीज़न भी होते हैं। यही सब चीज़ें यहाँ पर परिभाषा के तौर पर हमको पढ़ना है। तो अधीक्षक क्या होता है, सुप्रिटेंड ऑफ द ऑफिसेस इज द चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पोस्टल डिवीज़न एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस। तो सबसे पहले बात तो ये हो गई कि जो हमारा डाकघर अधीक्षक होता है वो डाक मंडल का मुख्य अधिकारी होता है। भाई डिवीज़न का सबसे पहले तो हेड वही होता है। और इसके अलावा रेल डाक व्यवस्था के मंडल में रेल डाक अधीक्षक की वही स्थिति होती है। तो सुप्रिटेंड आपका यहाँ पोस्टल में हो गया, सुप्रिटेंड आपका आरएमएस में भी होते हैं। तो रेल डाक व्यवस्था के मंडल में रेल डाक अधीक्षक भी वही होते हैं। अधीक्षक पर उसके नियंत्रणाधीन मंडल के प्रशासन का कार्यभार होता है और उस मंडल के सभी अधिकारी उसके अधीन होते हैं। भाई उसके सीधी बात है, जो हमारा अधीक्षक होंगे वो मंडल के हेड होते हैं। अब उनके अंडर में आपके एसडीआई हो गए और एसओ हो गए, बीओ हो गए, सब उन्हीं के अंडर में ही तो रहेंगे। वह सीधे क्षेत्र या सर्किल अध्यक्ष के अधीन होता है। भाई वो सीधे क्या होगा, उस क्षेत्र या सर्किल अध्यक्ष के यानी सीपीएमजी के अधीन होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग बात सीखे हैं कि सुप्रिटेंडेंट होता क्या है, तो बेसिकली क्या होता है, चीफ ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पोस्टल डिवीज़न एंड सुप्रिटेंडेंट ऑफ आरएमएस, ये हो गया। अब इसके बाद ये क्या करता है, वो सीधे किससे सबऑर्डिनेट होता है, सर्किल के रीजन या सर्किल से, यानी पोस्ट मास्टर जनरल या चीफ पोस्ट मास्टर जनरल के अंडर में वो काम करेंगे। अब आइए बात करते हैं, एक छोटा सा यहाँ पे टिप्पणी के रूप में या नोट के रूप में कुछ बताया गया है। बताया ये गया है कि जो हमारे अधीक्षक शब्द में होते हैं, अधीक्षक शब्द जो प्रयोग किया गया है, ये डाक और
मेल और रेल डाक व्यवस्था के मंडलों के अधीक्षक और सीनियर अधीक्षक भी शामिल होते हैं इसके अंतर्गत। भाई सीनियर सुपरिटेंडेंट भी होते हैं ना, तो वो भी इसी की परिभाषा के अंतर्गत आएंगे, जब तक कि प्रसंग से यह स्पष्ट ना होता हो कि इन श्रेणियों के अधीक्षक में से केवल एक ही श्रेणी के अधीक्षक से अभिप्राय है। जब इस शब्द का प्रयोग डाकघरों के अधीक्षक के अर्थ में किया जाएगा, तब यदि प्रसंग में कोई बात उसके विपरीत ना हो तो इसके अंतर्गत डाकघर के सीनियर अधीक्षक और प्रथम श्रेणी के पोस्ट मास्टर भी शामिल होते हैं। भाई प्रथम श्रेणी के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनको भी अधीक्षक का दर्जा दिया जा सकता है, या डाकघर के सीनियर अधीक्षक भी जो होते हैं। तो सुपरिटेंडेंट का जो मेन मतलब है उसमें आपका मेल के सुपरिटेंडेंट हो गए, आरएमएस का भी वही देखते हैं। साथ ही साथ जो कुछ जगह ऐसा होता है कि जहाँ पे प्रथम श्रेणी के जो पोस्ट मास्टर होते हैं उनको भी सुपरिटेंडेंट का पद दे दिया जाता है, या सीनियर अधीक्षक का भी पद उनको काम करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक ही हैं, वही यहाँ पे बताया गया है। अब आइए चर्चा करेंगे हेड ऑफिस की। किसकी चर्चा करेंगे? हेड ऑफिस की। तो हेड ऑफिस को थोड़ा सा समझिएगा कि हेड ऑफिस के बारे में बेसिकली हमको नहीं लगता कि कोई ऐसा हमारे भाई बंधु होंगे जो हेड ऑफिस के बारे में नहीं जानते होंगे। तो जो हेड ऑफिस होता है इसमें डायरेक्ट सीधे परिभाषा का उठा के प्रश्न में रख दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, हेड ऑफिस इज द मेन ऑफिस ऑफ अ ग्रुप ऑफ पोस्ट ऑफिसेस कंसिस्टिंग ऑफ इटसेल्फ एंड अ नंबर ऑफ स्मॉल ऑफिसेस कॉल्ड सब ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस क्या होता है? उसको हम प्रधान डाकघर बोलते हैं। तो प्रधान डाकघर कुछ डाकघरों के एक समूह का मुख्य कार्यालय होता है। कौन कौन से डाकघरों के समूह का कार्यालय हो गया? आपका ब्रांच ऑफिस हो गया, आपका सब ऑफिस हो गया, और अपना काम भी वो देखते हैं। हेड ऑफिस में क्या होता है कि भाई हेड ऑफिस अपना भी काम देखेगा, स्वयं के डाकघर और छोटे डाकघर जो बीओ हो गए, उप डाकघर, शाखा डाकघर, सभी इसके अंतर्गत रहेंगे। फिर क्या होता है? जो प्रधान डाकघर के लेखा संबंधी क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रहते हैं या शामिल होते हैं, यह अपने और समूह के सभी उप डाकघरों और शाखा डाकघरों का मुख्य लेखा कार्यालय होता है। भाई हेड ऑफिस क्या होता है? अपने और मुख्य सब ऑफिस और ब्रांच ऑफिस का लेखा कार्यालय होता है, और उप डाकघरों तथा शाखा डाकघरों के धन संबंधी लेन देन का हिसाब किताब जो होता है इसी के पास रहता है। मतलब एसओ का पूरा काम प्लस बीओ का पूरा काम प्लस एचओ के अपने खुद का काम, ये तीनों चीज़ें प्रधान डाकघर द्वारा या हेड ऑफिस द्वारा संभाली जाती है। तो यही हेड ऑफिस का काम हो गया, या हेड ऑफिस किसे बोलते हैं आप इसको समझ लीजिए। यही चीज़ परिभाषा के रूप में आता है। अब इसके बाद क्या होता है? द ऑफिस इंचार्ज ऑफ अ हेड ऑफिस इज डेजिग्नेटेड अ हेड पोस्ट मास्टर। ये चीज़ पूछा जाता है कि हेड ऑफिस का जो मेन मुखिया होता है, ऑफिस इंचार्ज जिसको बोलते हैं, ऑफिसर इंचार्ज, वो कौन होता है? तो वो हेड पोस्ट मास्टर होता है, या इसको हिंदी में मुख्य पोस्ट मास्टर बोलते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। अब आता है रूल नंबर 5 ए। रूल नंबर 5 ए में क्या है? वी सेट स्टेशन। वी सेट स्टेशन। अब इसमें क्या होता है देखिए, समझ लीजिए थोड़ा सा। इंपॉर्टेंट हेड पोस्ट ऑफिसेस आर आइडेंटिफाइज एट वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन। वी सेट स्टेशन का कभी कभी फुल फॉर्म आता है, तो वी सेट का सबसे पहले तो फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या होगा। वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल स्टेशन, इसको वी सेट स्टेशन बोलते हैं। फ्रॉम दीज पोस्ट ऑफिसेस मनी ऑर्डर्स आर ट्रांसमिटेड यूजिंग वी सेट टेक्नोलॉजी। ये किसके लिए बनाए गए हैं? ये वी सेट टेक्नोलॉजी के माध्यम से मनी ऑर्डर को ट्रांसमिट करने के लिए वी सेट स्टेशन बनाए गए हैं। अब रूल नंबर 5 बी या क्लास नंबर 5 बी में आएंगे। इसमें क्या दिया गया है? एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ESMO। एक्सटेंडेड सैटेलाइट मनी ऑर्डर, ESMO। These stations are working as extension counters
फॉर बुकिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ मनी ऑर्डर्स थ्रू वीसैट स्टेशन। तो देखिए, जो हमारा एक्सटेंडेड ESMO हो गया, तो ये क्या काम करता है कि केंद्र मनी ऑर्डरों को वीसैट केंद्रों के माध्यम से भेजने के लिए अतिरिक्त काउंटर के रूप में काम करता है। भाई आपका 5A में क्या पढ़े? तो रूल 5A में आप वीसैट स्टेशन के बारे में जानकारी लिए हैं। तो वीसैट स्टेशन के लिए अलग से मनी ऑर्डर की बुकिंग के लिए, ट्रांसमिशन के लिए जो केंद्र बनाए गए हैं उसको हम ESMO बोलते हैं। बात क्लियर हो गया? अतिरिक्त काउंटर के रूप में ये काम करते हैं। ये हो गया आपका 5th A, 5th B। अब आइए चर्चा करते हैं 5th C के बारे में। 5th C के बारे में क्या बोला गया है? हाइब्रिड मेल सर्विसेज। इसको समझ लीजिए क्या होता है। इस योजना के माध्यम से लिखित विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर वीसैट के माध्यम से कंप्यूटर टर्मिनलों को जोड़ते हुए प्रेषित किया जाएगा, जो प्राप्त स्थान पर एक या एक से अधिक पतेदार को वितरित किया जा सकता है। हाइब्रिड मेल सर्विस क्या होती है? हाइब्रिड मेल सर्विस मतलब कोई अगर ऐसा लिखित में चीज है, उसको भेजना है टर्मिनल टेक्नोलॉजी के माध्यम से, वीसैट के माध्यम से, तो क्या करते हैं, एक से ज़्यादा कस्टमर को एक साथ हम उस चीज़ को, लिखित विषय वस्तु को इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के द्वारा भेज सकते हैं। उसी को हाइब्रिड डाक सेवा बोला गया है। पार्टिकुलर कोई एक आदमी को ना भेजकर हम उस चीज़ को कई लोगों को भेज सकते हैं। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण के माध्यम से ये चीज़ पूछी जाती है। आइए अब चर्चा करते हैं रोल नंबर 6। रोल नंबर 6 में क्या दिया गया है? जनरल पोस्ट ऑफिस। बहुत अच्छा है, यहाँ से बहुत आता है। इस रूल से कई बार पूछा जाता है और सीधे सीधे वही चीज़ परिभाषा में उठाकर रख दिया जाता है। कैसे रखता है? द फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर्स ऑफ द हेड ऑफ अ सर्किल आर वेयर देयर आर मोर देन वन सच हेड ऑफिसेस। द वन अटैच्ड टू द हेडक्वार्टर्स इस टर्मिनल जनरल इज टर्म्ड एज जनरल पोस्ट ऑफिस। मतलब किसी सर्किल अध्यक्ष के मुख्यालय में स्थित, भाई सर्किल अध्यक्ष मतलब CPMG के मुख्यालय में स्थित प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर को या जहां इस प्रकार के एक से अधिक प्रधान डाकघर हों, वहां मुख्यालय से संबद्ध प्रधान डाकघर को जनरल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है। मतलब हेड ऑफिस की तरह ही इसको, जहां पर एक से ज़्यादा हेड ऑफिसेस हों उसको जनरल पोस्ट ऑफिस हम बोलते हैं। ये ज़्यादातर आपके सर्किल हेड में उपस्थित होता है, वहां पर ये पाया जाता है। टिप्पणी में देखिए थोड़ा सा कुछ बताया गया है। प्रधान डाकघरों के श्रेणियों: प्रथम श्रेणी प्रधान डाकघर वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण तथा पर्यवेक्षणाधीन होते हैं, उन्हें मुख्य पोस्ट मास्टर कहा जाता है। जो देखिए इसको यहाँ से समझिएगा कि जो क्लासेस ऑफ हेड ऑफिसेस हो गए, तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिसेस अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, उसको हम क्या चीफ पोस्ट मास्टर बोलते हैं। वो भी किसके अंडर में होते हैं? इसका जो आपका सुपरविजन करते हैं, जो उसके अंडर में होते हैं, वो चीफ पोस्ट मास्टर इनको भी बोलते हैं, है ना, जो फर्स्ट क्लास हेड पोस्ट ऑफिसेस के अंडर में कंट्रोल में वो रहते हैं। वही चीज़ टिप्पणी में बताया गया है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये भी बोला गया है कि सेकंड क्लास हेड ऑफिसर्स अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ अ ग्रुप बी ऑफिसर। सेकंड क्लास हेड ऑफिस जो होती हैं वो किसके अंडर में रहती हैं? ग्रुप बी ऑफिसर के। अब ही रिपोर्ट्स टू सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस। अब वो किसको रिपोर्ट करेंगे आगे, किसको अपनी आगे की जानकारी देंगे, लेखा जोखा? सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस को देंगे। ये भी जनरल पोस्ट ऑफिस के अंतर्गत ही आता है। अब आइए चर्चा करते हैं सब ऑफिस की। सब ऑफिस के बारे में भी सभी लोग जानते हैं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कोई सब ऑफिस के बारे में ना जानते हो, क्योंकि बीओ का काम ऐसो ही तो देखते हैं। तो अ सब ऑफिस इज पोस्ट ऑफिस सबऑर्डिनेट टू एंड इन अकाउंट विद द हेड ऑफिस एंड इट्स मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। मतलब वह डाकघर जो प्रधान डाकघर के अधीन हो। किसके अधीन हो? प्रधान डाकघर के।
और जिसका प्रधान डाकघर से लेखा संबंध हो। किससे संबंध हो? प्रधान डाकघर से। और जिसके धन संबंधी लेन देन को प्रधान डाकघर के लेखों में समाविष्ट किया जाता है, उसको हम सब पोस्ट ऑफिस बोलते हैं। और सब पोस्ट ऑफिस के जो प्रभारी अधिकारी होता है उसको नायब पोस्ट मास्टर जहाँ कहा जाता है, या इसको क्या बोलते हैं? सब पोस्ट मास्टर या SPM। आप सुने होंगे ना SPM सर, तो वही है हमारे उसके मुख्य अधिकारी ही हैं। फिर एक चीज ये भी पूछी जाती है भाई, डेफिनेशन तो इसका आता ही है। दूसरी चीज ये भी पूछा जाता है, अ सब ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सबर्ब वेयर देयर इज आल्सो अ हेड ऑफिस इज टर्म्ड एज, क्या बोलते हैं उसको? टाउन सब ऑफिस। मतलब किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाकघर भी उपस्थित होते हैं, स्थित उप डाकघर को नगर उप डाकघर कहा जाता है। भाई नगर से जुड़ा है, नगर उप डाकघर हो गया। शहर से जुड़ा है, शहर उप डाकघर हो गया। अब आइए चर्चा करते हैं ब्रांच ऑफिस की। ब्रांच ऑफिस यानी जो हमारे BO हो गए या जो हमारे BPM ABPM संभालते हैं। अब ब्रांच ऑफिस इज अ पोस्ट ऑफिस ऑफ लोअर स्टेटस देन अ सब ऑफिस। मतलब ब्रांच ऑफिस क्या होता है कि सब ऑफिस से छोटा होता है, उससे लोअर होता है। इट इज इन डायरेक्ट अकाउंट विथ हेड और सब ऑफिस। यह डायरेक्ट किससे संबंधित होते हैं? हेड ऑफिस या सब ऑफिस से। अब इसके बाद क्या होता है, इसका लेखा कार्यालय कहा जाता है। शाखा डाकघर के यानी ब्रांच ऑफिस के धन संबंधी लेन देन को, ब्रांच ऑफिस के धन संबंधी या पैसे का जो हिसाब होता है, प्रधान डाकघर या उप डाकघर दोनों के माध्यम से इसको कोऑर्डिनेट किया जाता है। जो इसका मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है पैसे का, तो उसको सब ऑफिस और हेड ऑफिस के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है। मतलब जो भी ब्रांच वाले होंगे अपना लेखा जोखा बना के कहाँ पे देंगे? सब ऑफिस को, और सब ऑफिस के द्वारा वो सीधे हेड ऑफिस को दिया जाता है। शाखा डाकघर के इंचार्ज अधिकारी को शाखा पोस्ट मास्टर या ब्रांच पोस्ट मास्टर कहा जाता है, ये सबको पता है। फिर उसके बाद किसी नगर या उसके उपनगरों में जहां प्रधान डाकघर भी हों, स्थित शाखा डाकघर को नगर शाखा डाकघर बोला जाता है। यह परिभाषा में पूछा जाता है। आप प्रीवियस ईयर के जब क्वेश्चन करेंगे, यहां से देखिए बेसिकली थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि यहां से 7 प्रश्न पूछे जाएंगे, 7 क्वेश्चन आएंगे पूरे डेफिनेशन से। अब कहां से आ जाएगा इसका कुछ भरोसा नहीं है, इसलिए इसको पूरा पढ़ना बहुत जरूरी है। और 23 प्रश्न आपके पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से आएंगे। तो टोटल कितने हो गए? 30 इंटू 2 कितना हो गया? 60 मार्क्स का आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका शाखा डाकघर। अब शाखा डाकघर के बाद आइए आते हैं क्लास नंबर या रूल नंबर 9A। 9A में क्या बोला गया है? एनी ट्रांजिट ऑफिस के बारे में जानेंगे। ट्रांजिट ऑफिस यानी होता है पारवाहन कार्यालय। तो ट्रांजिट ऑफिस क्या होता है? एनी पोस्ट ऑफिस विच इज सिचुएटेड ऑन अ लाइन ऑफ थ्रो मेल कम्युनिकेशन and receives and sorts bags intended of offices in advance without opening them in a transit office। तो ट्रांजिट ऑफिस में क्या होता है? जो डाकघर किसी सीधी डाक संचार लाइन पर स्थित हो और जहां आगे के डाकघरों के लिए आए थैले प्राप्त होते हैं और बिना खोले उनको छांटा जाता है, पारवाहन कार्यालय होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिट ऑफिस बोलते हैं। इस प्रकार जो थैले बिना खोले हुए या जिनको बिना खोले हुए आगे भेजे जाते हैं, उन्हें सबसे पहले तो फॉरवर्ड थैले बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बैग बोलते हैं। पारवाहन ट्रांजिट ऑफिस के नाम भेजे गए पारवाहन थैलों को वहां खोला जाता है और उनके अंदर रखे फॉरवर्ड थैलों को खुले ही या अन्य पारवाहन थैलों में बंद करके आगे भेज दिया जाता है। तो सीधी बात है कि जो ट्रांजिट ऑफिस का उपयोग है वो खुले थैलों की संख्या को कम करना है। भाई उसकी सॉर्टिंग नहीं होती है, बात को समझिएगा कि डाक की सॉर्टिंग नहीं करेंगे, वो बैग को ओपन नहीं करेंगे। उस थैलों में रूट में कौन सा बैग किस रूट में जाएगा वो उसको ट्रांजिट ऑफिस वाले क्या करते हैं? थैलों की संख्या को कम करेंगे।
जैसे मान लीजिए कई ऐसे थैले हो गए जो किसी हेड ऑफिस में भेजना है, तो अलग अलग थैलों को इन्होंने क्या किया कि एक बंडल के रूप में बना के एक नया थैला बना दिया। तो यदि उस हेड ऑफिस में 5 थैले जा रहे थे तो पांचों को इकट्ठा करके उस हेड ऑफिस के नाम से भेज दिया, तो एक थैला बन गया। तो हेड ऑफिस में अब एक थैला जाएगा। अभी तक कितने थैले जा रहे थे? 5 थैले जा रहे थे। तो यही हमारा ट्रांजिट ऑफिस का काम है ना। मुख्य काम इसका क्या है कि खुले हुए कार्यालय का उपयोग यह है कि खुले थैलों की संख्या को कम करना, उनकी संख्या को घटाना है। यह हो गया ट्रांजिट ऑफिस। अब यह बहुत महत्वपूर्ण है, 9B TMO, इसका फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, TMO का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, कई बार आ चुका है। तो इसको बोलते हैं ट्रांजिट ऑफिस। जो शॉर्ट नेम हमारे हैं, शॉर्ट नेम के कई बार फुल फॉर्म पूछे जा चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को धीरे धीरे गौर करके समझना है। सबसे आसान तरीका, आप थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरेटिकल क्लास आप अटेंड किए रहेंगे, आप MCQ वाले में जाइएगा या हमारे PYQ में जाइएगा, प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर जब हम देते हैं वीडियो उसका, उसमें आप देखिएगा, आपको पूरा A to Z समझ में आ जाएगा। तो ट्रांजिट मेल ऑफिस क्या करता है, क्या इसका काम है, आइए इसको समझते हैं। अ ब्रांच ऑफ RMS, सबसे पहले तो जो TMO होता है वो RMS की एक शाखा है। वेयर क्लोज्ड बैग्स आर रिसीव्ड एंड डिस्पैच्ड, जहां पे बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और भेजे जाते हैं। सॉर्टिंग ऑफ लेटर इज नॉट डन इन दिस यूनिट, यहां पे भी क्या होता है, देखिए ट्रांजिट मेल ऑफिस में ट्रांजिट मेल ऑफिस और ट्रांजिट ऑफिस दोनों को समझिएगा। ट्रांजिट ऑफिस में हम खुले थैले प्राप्त करते थे, पर उसको हम उसका सॉर्टिंग नहीं करते थे। ट्रांजिट मेल ऑफिस में बंद थैले प्राप्त किए जाते हैं और उसको आगे भेजे जाते हैं। सॉर्टिंग ऑफ लेटर जहां पे सॉर्टिंग नहीं होती, और TMO का दोनों में केवल एक ही अंतर है कि वहां पे बंद थैले यहाँ पे मिलते हैं, वहां पे खुले थैले भी मिलते थे। तो इसका जो मेन इंचार्ज होता है तो मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है, मेल एजेंट या मेल गार्ड होता है। जो पोस्टमैन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी थोड़ा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये चीज़ें आपको आपका जो सेकंड पेपर होगा 50 नंबर का, उसमें भी ये सब चीज़ें सुनने को देखने को मिलेगा। तो समझ में आ गया बात। तो TMO का क्या होता है कि मेल एजेंट और मेल गार्ड इसके इंचार्ज होते हैं, मेल एजेंट या मेल गार्ड। फिर इसके बाद क्या होता है कि ये आवश्यकता के अनुसार कई सेटों में भी ये काम करते हैं। TMO क्या होता है कि कई सेट में भी इनको फिर काम के लिए बनाया जाता है। तो ये हो गया ट्रांजिट मेल ऑफिस। यहां थोड़ा सा समझिएगा, यदि TMO रात में काम करता है तो वह सेट पूरी रात को काम करेगा। TMO ट्रांजिट मेल ऑफिस का कोई अगर कर्मचारी काम कर रहा है, पूरी रात काम करेगा। उस रात को काम करने वाले बैच के कर्मचारी दूसरी रात को काम नहीं करेंगे भाई, दूसरी रात उनको रेस्ट दिया जाता है। दूसरे बैच के कर्मचारी कार्य करेंगे, फिर दूसरे बैच का कर्मचारी काम करेगा। ये दोनों बैच एक के बाद एक काम करते रहेंगे। जो आज काम किया है कल नहीं करेगा, जो कल वाला दूसरा बैच आएगा वो परसों नहीं करेगा। इस तरह से अल्टरनेट इनका बैच चलता रहता है। आइए चर्चा करते हैं 9C, रोल नंबर 9C में क्या बोला गया है, कंप्यूटराइज्ड ट्रांजिट मेल ऑफिस, यानी कंप्यूटरीकृत पारवहन कार्यालय। अब इसकी ये क्या होता है इसको समझ लीजिए। इन सर्टेन सिटीज, कुछ महत्वपूर्ण शहरों में कंप्यूटर्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू हैंडल द वर्क ऑफ द ट्रांजिट मेल ऑफिस। भाई कुछ शहरों के डाक पारवहन कार्यालयों में कंप्यूटरों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें कंप्यूटरीकृत TMO बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कंप्यूटरीकृत ट्रांजिट मेल ऑफिस। अब आइए चर्चा करते हैं सॉर्टिंग ऑफिस की। किसकी चर्चा करेंगे? सॉर्टिंग ऑफिस क्या होता है या छटाई कार्यालय क्या होता है। तो एन ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल बैग्स, भाई मेल बैग्स की ओपनिंग करता है, या जिस कार्यालय को प्राप्त होने वाले छटाई डाक थैलों को खोलने और उनके अंदर की चीज़ों को निपटाने का काम सौंपा गया हो, उसे डिस्पोजिंग ऑफ दियर कंटेंट्स इन टर्म्स ए सॉर्टिंग मेल ऑफिस या सॉर्टिंग ऑफिस इसको बोलते हैं। उस ऑफिस में क्या होता है भाई, छटाई का काम होगा, सीधे सीधे उसका नाम ही है सॉर्टिंग यानी छटाई। सॉर्टिंग ऑफिस में
रिसीव आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड्स इन सॉर्टिंग। अब यहाँ पे उनको सॉर्टिंग के लिए सभी प्रकार के डाक वस्तु मिलेंगी। द यूज़ ऑफ अ सॉर्टिंग ऑफिस इज, क्या क्या इसका काम है, सॉर्टिंग ऑफिस का क्या क्या यूज़ है, आइए समझ लीजिए। टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इन अदर ऑफिसेस, ये क्या करते हैं, अन्य कार्यालय के छटाई के काम को सरल बना देते हैं। भाई दूसरे कार्यालय, जब यहाँ से छटाई हो जाएगी तो दूसरे कार्यालय में आसानी तो होगी ही। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग्स एक्सचेंज्ड बिटवीन पोस्ट ऑफिसेस एंड, ये क्या करते हैं, डाकघरों के बीच बदले जाने वाले थैलों की संख्या को भी कम कर देते हैं। तीसरे नंबर पे बताया गया है टू रिड्यूस द वेट ऑफ मेल्स कैरिड ऑन मेल लाइंस, यानी डाक मार्गों पर ले जाई जाने वाली डाक के वजन को भी ये कम कर देते हैं। तो ये सॉर्टिंग ऑफिस का काम है। सॉर्टिंग ऑफिस ये काम करता है, इसको समझ लीजिएगा, यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। फिर इसके बाद क्लास नंबर 10A में आइए। 10A में क्या बोला गया है, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर या स्वचालित डाक संसाधन केंद्र इन इम्पोर्टेंट सिटीज वेयर मेल ट्रैफिक इज हाई। कुछ ऐसे शहर हैं जहाँ पे मेल ट्रैफिक क्या होता है, मेल का काम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा डाक आता है, तो सॉर्टिंग मशीन हैव बीन प्रोवाइडेड विच हैव हाई स्पीड ऑफ सॉर्टिंग। वहाँ पे वहाँ पे सॉर्टिंग के लिए सॉर्टिंग मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। दिस मशीन फंक्शन इन दिल्ली और कोलकाता, ये अभी दिल्ली और कोलकाता में ये चीज़ कोऑपरेट हो रहा है। तो प्रमुख नगरों में जहाँ डाक का आवागमन ज़्यादा होता है तो छटाई मशीनें लगाई गई हैं, जिनकी छटाई की गति, भाई छटाई मशीन है तो उनकी गति अधिक तो होगी ही इंसान से। अभी ये मशीनें दिल्ली और कोलकाता में लगाई गई हैं। कहाँ कहाँ पे है, दिल्ली और कोलकाता में। अब आते हैं क्लास नंबर 10B। क्लास नंबर 10B में क्या बोला गया है, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर के बारे में जानेंगे। तो ये क्या होता है, द रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ द मेल ऑफिस। रजिस्ट्रेशन ब्रांच ऑफ मेल ऑफिस यानी मेल कार्यालय के रजिस्ट्री बैग, जहां पर रजिस्ट्री कार्य कंप्यूटरों पर किया जाता है, कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र कहते हैं, छटाई केंद्र कहते हैं उसको। क्या बोलते हैं, CRC, कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। ये डायरेक्ट फुल फॉर्म यहाँ से केवल पूछा जाता है, सीधे विभाग द्वारा फुल फॉर्म इसका उठाया जाता है। यह कंप्यूटरीकृत रजिस्ट्री केंद्र छटाई कार्यालय में स्थित होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सॉर्टिंग ऑफिस में होते हैं या किसी अन्य जगह पर भी हो सकते हैं। तो ये हो गया आपका कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर, क्लास नंबर 10B। अब आइए चर्चा करते हैं सॉर्टिंग सब ऑफिस की। किसकी चर्चा करेंगे, सॉर्टिंग सब ऑफिस की। सॉर्टिंग सब ऑफिस में क्या होता है, अ सॉर्टिंग सब ऑफिस इज अ सब ऑफिस विच इज सिलेक्टेड फ्रॉम इट्स पोजीशन एट और नियर द जंक्शन ऑफ सेवरल मेल लाइंस। जंक्शन ऑफ सेवरल मेल लाइंस यानी ये क्या होता है कि उप छटाई कार्यालय, उप डाकघर है जो बहुत से डाक मार्गों के जंक्शन पर अथवा उसके निकट स्थित होने के कारण इस आशय से इसको बनाया जाता है कि जिन कार्यालयों का रास्ता उस उप छटाई कार्यालय से होकर जाता है, ठीक है, तो उन कार्यालयों के पते पर भेजी गई अथवा वहां से प्राप्त वस्तुओं के लिए वह छटाई कार्यालय के रूप में काम करते हैं। भाई भेजी गई या रिसीव की गई दोनों के लिए काम करते हैं। छटाई के लिए इसे हर प्रकार की वस्तुएं प्राप्त करने का अधिकार है, मतलब हर तरह के डाक आर्टिकल्स ये रिसीव कर सकता है, ये चीज़ों को ये एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसको सॉर्टिंग सब ऑफिस बोलते हैं। भाई सॉर्टिंग के लिए बहुत सारे जहाँ पे कंजस्टेड होता है तो वहाँ पे जंक्शन में बना दिया गया है, सॉर्टिंग सब ऑफिस बना दिया गया है, जहाँ से विभाग का काम थोड़ा सा क्या होता है, आसान हो जाता है। अब इसके बाद 11th A में बोला गया है, क्लास नंबर 11th A में नोडल पोस्ट ऑफिस NPO। तो नोडल पोस्ट ऑफिस क्या होता है, कुछ प्रमुख नगर व टाउनों में कुछ डाकघरों की प्राधिकृत किया जाता है कि वह पड़ोसी डाकघरों से, आसपास के डाकघरों से डाक प्राप्त करें और रेलवे डाक सेवा अधीक्षकों द्वारा किए गए छटाई डायग्राम के अनुसार प्राप्त डाक की छटाई करें। भाई उनके अनुसार जो उनका मोरेंडम दिया गया है उसके हिसाब से वो उसका काम करें। इससे स्थानीय छटाई कार्यालयों में
दिवसांत के कार्य के दबाव को कम किया जा सकता है। ऐसे कार्यालयों को नोडल पोस्ट ऑफिस बोला जाता है ना। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंग्लिश में समझिएगा, इस मीडियम में आ जाइए। रिसीव लेटर्स फ्रॉम नेबरिंग पोस्ट ऑफिसेस एंड सॉर्ट द मेल्स एज पर द सॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाय द आरएमएस ऑफ सुपरिटेंडेंट, यानी सुपरिटेंडेंट आरएमएस के अधीक्षक के द्वारा जो सर्कुलर दिया गया है, जो नियम बताया गया है, उसके अनुसार से ये क्या करते हैं, नेबरिंग पोस्ट ऑफिस से डाक रिसीव करेंगे। वो नोडल पोस्ट ऑफिस का पूरा काम रहेगा, ये काम करके उनको देते हैं। अब इसके बाद जो 11th बी है वो सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट इसको बोलते हैं। ये भी यहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, इसको समझ लीजिए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ये केवल इसको बस आप समझ लीजिए, हो गया। सेंट्रल बैगिंग यूनिट या केंद्रीय बैगिंग यूनिट, इसका आता है फुल फॉर्म आता है, ध्यान से देखिएगा, CBU या KBU। दिस यूनिट इज अ ब्रांच ऑफ RMS। सबसे पहले तो ये किसका ब्रांच है, RMS का है। यहाँ पर डाकघरों या छटाई कार्यालयों द्वारा तैयार किए गए बंडलों का विलगन करके सीधे थैले में समाविष्ट किया जाता है। उदाहरण के लिए समझिए थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए किसी शहर में यदि 80 डाकघर हैं और वो सभी 20 डाकघरों, जिला, सर्किल, छटाई कार्यालयों को बंडल तैयार करते हों, तो सभी एल बैग आर बैग के द्वारा, किसके द्वारा, एल बैग और आर बैग के द्वारा सेंट्रल बैगिंग यूनिट पर पहुंचाए जाते हैं। तो KBU CBU LR थैलों को खोलता है और वहां के बंडलों को सर्किलवार, जिस सर्किल में जाएगा, या जिलावार या डाकवार या छटाई वार अलग अलग करके उसको डाकघर या छटाई कार्यालयों के थैलों में वितरण आगे के भेजने के लिए, उसको प्रेषित करने के लिए वो उसको तैयार करता है। जैसी भी स्थिति हो उसको समाविष्ट किया जाता है। तो समझ में आ गया सेंट्रल बैंकिंग यूनिट या केंद्रीय बैंकिंग यूनिट का क्या काम है। भाई ये भी क्या करते हैं कि एक सॉर्टिंग की तरह ही काम करते हैं, ये सॉर्टिंग की तरह काम करते हैं और आगे के काम को ये आसान बनाते हैं। वो डाकघरों से प्राप्त करते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जैसे बताया गया है कि जैसे मान लीजिए 80 डाकघरों में 80 डाकघर हो गए, वहाँ पे 20 डाकघरों के जिला, सर्किल के सबको मिलाकर अपना एल बैग आर बैग बनाया गया है। फिर इसके बाद ही यहाँ से वो अपना बैग को फॉरवर्ड करेंगे, बंडलों को जिलावार, डाकवार, जहाँ भी उनको भेजना है उस हिसाब से वो सॉर्टिंग करेंगे और डाक कार्यालय के थैलों में आगे के लिए उसको वो प्रेषित करते हैं। तो यही आपका CBU और KBU का काम है। इसका सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछा जाता है और यह पूछा जाता है कि ये किसकी शाखा है। तो ये पोस्टल का नहीं है, ये RMS की शाखा है, इसको ध्यान में रखिएगा।